आपको पता है इमरान खान साहब का केस अलकादर यूनिवर्सिटी वाला वो चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 1.25 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त डाली हुई थी सजा मुअत्तल करने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सजा मुअत्तली की दरखास्त सुन ही नहीं रहा था। पहले एक और चीफ जस्टिस थे, फिर ये वाले चीफ जस्टिस भी थे, तो ये दरखास्त कोई सुन ही नहीं रहा था। 1.25 साल से नहीं सुनी, लेकिन एकदम दरखास्त आती है जनाब कि आप अपील सुन लें सजा के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी हम सजा के खिलाफ जो अपील वाला केस है वो सुन लेते हैं, जो सजा मुअत्तली वाला उसको हम बर्खास्त कर देते हैं, उसको फारिग कर दिया। वो दरखास्त ही मुस्तरद कर दी जहां पे इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली होनी थी। अब इस फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब के वकला ने कहा जी हम अपील करना चाहते हैं। अब ये उनका हक भी है कि हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जहां वो चाहें वो अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अपील दायर करने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा इमरान खान साहब के पास और वकालतनामे पे दस्तखत करके इमरान खान साहब से इजाजत लेकर आना पड़ेगा। अब वो बार बार बताते हैं अदालत में कि जनाब अपील दायर करनी है आपके फैसले के खिलाफ, लिहाजा मेहरबानी करें इमरान खान साहब से वकालतनामे पे दस्तखत करवाने दें। तो वहां जज साहब ये कहते हैं कि नहीं वो आपका अपना मसला है, हमारा मसला नहीं है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ होने वाले एक फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहती है, वहां पे जज साहब कहते हैं कि जनाब वकालतनामे पे दस्तखत कराना आपका अपना मसला है। और अब जज साहब ने एक और फैसला जारी कर दिया है जहां वो अब सजा सुनाना चाहते हैं इमरान खान साहब को। तो ये जनाब अब अलकादर वाला केस है, हैरान कुन सूरत हाल है। इसको बहुत सारे जर्नलिस्ट उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन एहतशाम कियानी साहब ने बहुत शानदार रिपोर्ट किया। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकबर राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच को बार बार बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद करके अपीलें सुनने के फैसले के मुतासरा हैं और अपील दायर करना चाहते हैं कि जनाब आपने ये क्या किया, क्या फैसला दिया आपने, जो कैदी का बुनियादी हक है। लेकिन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अपील के लिए वकालतनामे पर दस्तखत करवाकर नहीं दे रहा। लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं की और जब ऑर्डर लिखवाया तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को यह कहा कि ये जो मेरा वाला केस है ना जिसमें मैं सजा दोबारा देना चाहता हूं, इसमें आप वकालतनामे पे दस्तखत करवा दें। अंदाजा करें एक ही जज है, एक ही अदालत है, उसी अदालत में केसेस लगे हुए हैं। वकील कहता है जनाब ये वाला जो केस है इसमें मैं इमरान खान के वकालतनामे पे दस्तखत करवाना चाहता हूं। जज कहता है नहीं मेरा मसला नहीं है ये। वो वकील कहता है जनाब आप इजाजत दें मैं वकालतनामे पे दस्तखत करवा के ले आऊं, मैं अपील करना चाहता हूं। जज कहता है नहीं मेरा मसला नहीं है। लेकिन दूसरे ऑर्डर में वही जज कहता है कि जनाब वकालतनामे पे दस्तखत करवाएं क्योंकि इस केस में मैंने सजा देनी है। अंदाजा कीजिए आप, ये हालात है इस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदलिया के। डोगर कोर्ट जो है वो सारा कुछ ऐसा कर रही है जो अदालत को जेब ही नहीं देता, ना किसी जज को ना किसी अदालत को। ये जज ये सोचते नहीं कि इन्होंने मरना है, इन्होंने जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब देना है। अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो ये कैसे बताएंगे कि जज साहब मैंने जिस केस में सजा देनी थी उसमें मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को कहा कि दस्तखत करवा दे इमरान खान के, और जिसमें मैं केस नहीं सुनना चाहता था, जिसमें इमरान खान का कानूनी फायदा था, वहां मैंने ऑर्डर नहीं दिया। कैसे जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को फेस करेंगे? इन्होंने मरना नहीं है इन लोगों ने। यानी जस्टिस मुनीर, क्या आपको लगता है कि उसके साथ क्या होगा? यानी गलत सजाएं दी गई ना इंसाफी की गई। तो ना इंसाफी करने वाले जज की पकड़ अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करे, बड़ी खौफनाक सजाएं इनके लिए तो। और इन्हें डर भी नहीं लगता। दुनिया के छोटे छोटे फायदे हैं, एक गाड़ी ले ली, घर ले लिया, थोड़ा पैसा ले लिया और बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा लिए, पाकिस्तान से बाहर छोटी मोटी जायदाद बना ली। इस किस्म के ही फायदे होते हैं ना नॉर्मली जो इस किस्म के लोगों को मिल जाते हैं। तो क्या है ये सारा यही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा झटका लगता है, हिचकी आती है, इंसान चला जाता है दुनिया से। फिर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब कैसे देंगे जब वो आपसे पूछेगा कि आपको तो मैंने मुनसफ की कुर्सी पे बिठाया था? तो वहां ये अल्लाह को ये कहेंगे कि मुझे तो आसिम मुनीर ने बिठाया था, अल्लाह मैं तो 15वें नंबर पे था, वो मुझे उठा के पहले नंबर पे लेकर आया। वहां ये बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। एक दफा सोच ले अगर आप ये जुमले मेरे सुने तो, और एक दफा कुरान पाक निकाल के पढ़े और देखें कि आपके ऊपर कितना बोझ है। अहादीस के अंदर पढ़ें और देखें कि आपके ऊपर कितना बोझ है। आप नाइंसाफी कर रहे हैं। माजी में भी ऐसे जजेस गुजरे हैं, तारीख भी उनको बहुत बुरे लफ्जों में याद रखती है। आप कोई अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखे जाएंगे। आपकी अपनी औलाद आपको बुरे अल्फाज से पुकारा करेगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लें और ये होगा आपके साथ। साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा वैसे हद ही हो गई है,
गोया इस्लामाबाद हाईकोर्ट लिख रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस में वकील की तब्दीली की सूरत में सिर्फ वकालतनामे में दस्तखत करवा के जेल हुक्म दें। उन्होंने कहा जी साहब को थोड़ा सा दिल बड़ा करके लिखना चाहिए था, यह कैदी का हक है, फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है और जेल सुपरिटेंडेंट इसका पाबंद है कि वकालतनामे जो भी हैं वो दस्तखत करवाए जाएं। लेकिन जज ने ये नहीं लिखा। जज ने कहा जी मेरा वाला जो फायदा है ना, जो मैंने करना है उसके ऊपर आप दस्तखत करवा के दें और जो मेरे फैसले के खिलाफ अपील आ रही है उस पर आप जाने, आपका काम जाने, मैं उसके लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं करता और कहते हैं जाके आईनी अदालत से मिल लो। देखिए, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान के पास है। वैसे भी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है, तो दो चीजें अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और ये बातें जो है एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई दावा किया या उनके साथियों ने कोई दावा किया। हत्ता कि जो असद कैसर साहब हैं, जो नॉर्मली मुज़ाकरात के अंदर रहते हैं और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब उनको फ्रंट लाइन पर रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के अभी कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे या कोई चीजों में तब्दीली आ नहीं रही या इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती के लिए अपने रवैये को फॉर द टाइम बीइंग इस हुकूमत के साथ तब्दील किया और उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद कि मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई डील चल रही है या कोई बैकडोर चैनल कोई चीजें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रक की बत्ती है। इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की और अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगभग जितनी भी अहम क़यादत है उन सारों ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं या इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक खबर जो बहुत बड़ी खबर के तौर पे सामने आई, जिसमें नजम सेठी साहब ने, जुबैर अली खान साहब ने, मेरे एक दो दोस्त और हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। तो ये 4-5 लोगों की खबर है कि जेल के अंदर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, एक अहम शख्सियत की जो गैर सियासी है, और इमरान खान साहब से मदद मांगी गई थी। तो वो इमरान खान साहब ने सपोर्ट दे दी और वो बात वहीं खत्म हो गई। ना इमरान खान ने कोई डील मांगी, ना उन्हें कोई डील दी गई, बल्कि अगर कोई बात हुई भी तो इमरान खान साहब ने उस मौके पर, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, जिस वक्त उनके साथ इंडिया पे बात की जाएगी तो वो इतना कमजोर आदमी नहीं है कि उस वक्त अपनी रिहाई की बात करेगा, या जिस वक्त उससे कोई मदद मांगने के लिए जाएगा या उससे ये कहेगा कि पाकिस्तान की खातिर तो अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को खुद अपना स्टेटमेंट जो है वो आप हमारे हक में दें। तो इमरान खान साहब जब वो मदद देंगे या बात करेंगे तो इतना कमजोर आदमी नहीं कि उस वक्त कहेगा जनाब मेरी रिहाई कर दें या कोई सियासी बात करेगा। वो इमरान खान की तबीयत भी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये बात की होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाकिस्तान में और सूबाई दारुल-हुकूमत बलूचिस्तान का कोयटा, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक के बाद एक बलूचिस्तान में वाक़यात होते हैं, हर थोड़े दिन के बाद हमें वहाँ से एक ऐसी खबर मिलती है। ये जो इंसिडेंट है इसमें चमन फाटक है, जो रेलवे फाटक है, उसके करीब जब ट्रेन गुजर रही थी तो वहाँ पे धमाका खेज़ मवाद था, उसमें धमाका हुआ है और ये प्लानिंग के साथ यहाँ पे धमाका किया गया और इतना शदीद धमाका था कि ट्रेन की बोगियाँ उड़ गई, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आग भड़क उठी, बड़ा खौफनाक धमाका था, ट्रेन को बहुत नुकसान पहुँचा, आसपास गाड़ियाँ थीं वो सारी जल गई, आसपास की इमारतों में आग लग गई। बल्कि अभी रिपोर्ट हो रहा है कि एक करीब फ्लैट था, उसके अंदर एक फैमिली है, वो फैमिली भी सारी शहीद हो गई। तो ये इतना शिद्दत वाला धमाका था और इसने हिलाकर रख दिया पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान भर में इसकी मजम्मत की जा रही है। ये दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, इनके ऊपर रियासती शिकंजा कसना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए और जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं और जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी उनको भी निशाने इबरत बनाना चाहिए। बलूचिस्तान या कोयटा पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के इकदाम किए गए हैं। अगर आपने वहाँ पे कहीं, ये हुकूमती लोग बता रहे थे कि अगर वहाँ पे मूव भी करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी, तो आपको वक्त से पहले बताना पड़ता है। एजेंसियाँ इतनी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। अब तक की जो इब्तदाई इतलात आई हैं उनके मुताबिक 26 इसमें अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 70 के करीब बताया जा रहा है कि लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये शदीद ज़ख्मी है। लेकिन कुछ हुकूमती ज़राए और सहाफ़ती ज़राए ये कह रहे हैं कि हम पे बहुत दबाव है, हम खुलकर इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। जो नुकसान हुआ है इस ट्रेन हादसे में या इस बम धमाके में वो इससे कहीं ज़्यादा है जो रिपोर्ट किया जा रहा है।
यानी हुकूमत जो चीज़ रिपोर्ट करवा रही है उस चीज़ के ऊपर उन्होंने इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना बड़ा नुकसान है उतना ना बताया जाए। पाकिस्तान में सरकार वैसे ये हथकंडा पिछले काफ़ी अरसे से अपना रही है कि अवाम का जितना मर्जी नुकसान हो जाए उस नुकसान को छुपाने की कोशिश की जाती है, ख़ास तौर पे जब दूर दराज इलाकों में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो। लेकिन मालूमात किसी ना किसी तरह बाहर आ ही जाती हैं। अब इस ट्रेन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ईद की छुट्टियाँ थी और ईद की छुट्टियों में आपको पता है लोग निकल जाते हैं अपने अपने घरों को, तो इसमें सिक्योरिटी एहलकार भी इस ट्रेन के अंदर सवार थे और शायद निशाना उन्हीं को बनाया गया है। अभी जब तफसीलात आएंगी और बताया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से तो तभी हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये क्योंकि ट्रेन ईद की छुट्टियों के लिए जा रही थी तो बलूचिस्तान में जो अहलकार ड्यूटियाँ देते हैं उनमें से जिनको छुट्टी मिलती है वो ईद पे अपने अपने घरों में चले जाते हैं, तो ये उन अहलकारों को टारगेट किया गया या उन्हें निशाना बनाया गया। ट्रेन के अंदर दहशतगर्द इस बार दाखिल नहीं हो सके। लास्ट टाइम जाफर एक्सप्रेस के अंदर दाखिल हो गए थे, पूरी ट्रेन ही अगवा कर ली थी और बहुत लोग वहाँ पे शहीद हो गए थे। लेकिन इस मरतबा ट्रेन को एक फाटक के नज़दीक धमाके से उड़ाया गया है और ना सिर्फ बहुत जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, इससे बहुत दहशत फैल गई है पूरे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दों का एक मेन मकसद होता है। इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी, सबसे बड़ा सवाल यह है। हर थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है, बार बार एक इंटेलिजेंस फेलियर होता है, लेकिन इसके बावजूद आज तक पाकिस्तान में किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर को, चाहे वो ISI से है, चाहे वो MI से है, चाहे वो IB से है, किसी भी इदारे से है, किसी भी इदारे के इंटेलिजेंस ऑफिसर को कभी अकाउंटेबल नहीं किया जाता। उनसे नहीं पूछा जाता कि बताओ भाई ये तुम्हें इतना बड़ा धमाका हो गया, पता क्यों नहीं चला, और ये इतना बड़ा फेलियर हो गया, इसके लिए जिम्मेदारी कबूल करो। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जाता। दुनिया के मुअज़्ज़िब जो ममालिक हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस अफसरान खुद ही इस्तीफ़े दे देते हैं कि हम आवाम की हिफाजत करने में नाकाम रहे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्हीं इंटेलिजेंस अफसरान को अपने सियासी मकासद के लिए जर्नैल इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की आप बात करें, चाहे ISI है, चाहे MI है, चाहे IB है या बाकी है, ये सारे आजकल एक ही काम करते हैं, इमरान खान को और उसकी आवाज़ उठाने वालों को कुचल दो, इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ दो, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लो, बलूचिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लो, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी कर लो। इलेक्शन चोरी करने हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनानी है, मुखालिफ आवाज़ों को कुचलना है, मीडिया की आवाज़ बंद करनी है, जजों को कैसे कंट्रोल करना है, उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ कैसे निकालनी है, ये वो सारे काम करते हैं जो सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए जो काम करने पड़े, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की ज़्यादा तवज्जो इन चीज़ों पर है। और दहशतगर्दी के मामलात और दहशतगर्द क्या कर रहे हैं उस तरफ सिर्फ उस दिन तवज्जो दी जाती है जिस दिन दहशतगर्दी का वाक़या होता है, वरना अगला वाक़या कभी ना हो। यानी वाक़यात को रोका जा सकता है, आप इंटेलिजेंस के ज़रिए से आप रोक सकते हैं किसी वाक़े को होने से पहले, लेकिन बड़े बड़े वाक़यात जो पाकिस्तान में लगातार दहशतगर्दी के हो रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दी कंट्रोल करने में पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें उनके असल काम से हटाकर सियासतदानों के पीछे लगा दिया गया है, और ये हमेशा डिक्टेटर्स करते रहे, अब भी यही हो रहा है। और जो हुकूमत बनाई गई है वहाँ पे उसकी तवज्जो इस बात पे नहीं है कि दहशतगर्दी में लोग मारे जा रहे हैं, उस हुकूमत की तवज्जो इस बात पर है कि वो अपनी हुकूमत कायम कैसे रख सकते हैं। यानी सरफराज बुगटी को जिस वक्त विक्टिम्स के साथ होना चाहिए था, उन लोगों के साथ होना चाहिए था जो धमाके के अंदर मुतासिर हुए, उन लोगों के साथ होना चाहिए था जो लोग इस वक्त बाहर खाए हुए हैं, जो परेशान हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े होना चाहिए था, या इस वक्त उनको बड़ी अहम मीटिंग्स ले रहे होना चाहिए था। उस वक्त सरफराज बुगटी एयरपोर्ट पहुंचता है और वो जाकर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल करता है। वजह यह है कि मोहसिन नकवी आसिम मुनीर का खास आदमी है, बहुत करीबी है, तो मोहसिन नकवी को खुश रखोगे तो आसिम मुनीर खुश रहेगा, आसिम मुनीर साहब खुश रहेंगे तो जनाब आप वज़ीर आला के ओहदे के ऊपर बरकरार रह सकते हैं। वरना आपकी जगह वो एक जुम्बिश कलम से या ज़बानी कलामी दो जुमले बोलकर वो आपको वजारत आला से हटाकर किसी और वज़ीर आला को बलूचिस्तान में लाकर लगा देंगे। तो आप प्रायोरिटी चेक करें ना, आप तरजीहात चेक करें। वज़ीर आला की तरजीहात में विक्टिम्स नहीं है, वज़ीर आला की तरजीहात में वो लोग नहीं हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है। हर दफ़ा बड़े बड़े दावे करते हैं, कभी वज़ीर आला रोना शुरू कर देते हैं, कभी रो के दिखा देते हैं, कभी आंसू बहाकर दिखा देते हैं, कभी जज्बाती बयानात दे देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर उसके बाद दूसरा वाक़या हो जाता है। फिर दूसरे वाक़े के ऊपर वो दोबारा से रिपीट करते हैं जो कुछ उन्होंने पहले किया होता है, और फिर तीसरा वाक़या हो जाता है। अब मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान में सारा कुछ ही है।
वजीर खारजा भी है, वजीर दाखिला भी है, पीसीबी का चेयरमैन भी है, आर्मी चीफ का बड़ा करीबी साथी भी है, पूरी दुनिया के अंदर जाके स्पेशल मिशन भी करता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मोहसिन नकवी के इख्तियार से बाहर रखी हो मौजूदा निजाम में। और ये आसिम मुनीर साहब की बदौलत है। जैसे ही वो आते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं, वो सबसे पहले कोशिश करते हैं मोहसिन नकवी को लगाते हैं वजीर आला पंजाब निगरान, और फिर 1 साल तक उसे वजीर आला पंजाब रखते हैं। उसके बाद फिर वो मोहसिन नकवी को एक के बाद एक हर तरह का ओहदा देते हैं। अभी यही मोहसिन नकवी जो है वो ईरान पहुंचा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई अमन लेकर आना है और ईरान की और अमेरिका की सुलह करवानी है। हालांकि ये इसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आईनी नुक्ता नजर से इसका ये काम नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी को ईरान में मौजूद होना था। वो वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग तलाश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगातार दहशतगर्दी हो रही है, जहां पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे इनकी कोई तवज्जो नहीं है। कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये तो एक एसएचओ की मार है, ये जितने दहशतगर्द हैं एक एसएचओ की मार है। अब मुझे बताएं वो एसएचओ किधर है? कभी शहरों के ऊपर दहशतगर्द आते हैं, वो आकर पूरा कब्जा कर लेते हैं, कभी वो पूरी ट्रेन यरगमाल बना लेते हैं, कभी सड़कों के ऊपर आप जा नहीं सकते। आज आप बलूचिस्तान में आजादी से सड़कों के ऊपर घूम नहीं सकते, मगरिब के बाद आप कहीं पे ट्रेवल नहीं कर सकते। या तो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पकड़ के गायब कर देंगे या आपको दहशतगर्द पकड़ के गायब कर देंगे। तो आपका कोई मुस्तकबिल बलूचिस्तान में नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में अगर हिफाजत है किसी चीज की तो मादनियात की है, और मादनियात को निकालने वाले ट्रकों की है। उन गाड़ियों की हिफाजत है जिन पे मादनियात पहुंचाई जाती हैं, उन कंटेनर्स की हिफाजत है, यानी जिनको बड़ी हिफाजत के अंदर निकाला जाता है कि जनाब इसके ऊपर मादनियात जा रही हैं हमारे गैर मुल्की आकाओं की, लिहाजा इनको यहां से बिल्कुल महफूज तरीके से निकालना है। यही काम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में भी होता है। बहरहाल भुट्टी साहब नकवी को गले लगाने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए, जिस वक्त उन्हें होना चाहिए था मुतासरीन के साथ। अब नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब जिनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानियों की हिफाजत करना, एक तो ये सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहां पे फौज पूरी तरह से कंट्रोल रखे हुए है, हर जगह पे उनकी चौकियां बनी हुई हैं और हर जगह पे फौजी निज़ाम ने कंट्रोल किया हुआ है अमन व अमान के मामलात को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की भी बनती है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पूरी दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि यहाँ भी मैं जाऊँगा, वहाँ भी मैं जाऊँगा, इसको भी मैं मिलूंगा, खारजा पॉलिसी भी मैं बनाऊंगा, दाखिला पॉलिसी भी मैं बनाऊंगा, मईशत की पॉलिसी भी मैं बनाऊंगा, मुल्क पूरा कैसे चलेगा मैं बताऊंगा, पूरी दुनिया में ताल्लुकात मैं बनाऊंगा। तो आलमी सतह पे पजीराई तो आसिम मुनीर साहब इकट्ठी कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप का सहारा जितना मजबूत है ना, ये बात मेरी आप लिख कर रख लीजिएगा, और ये मेरी बात आपने याद रखनी है, ये मैं आपको फिर कभी सुनवाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का सहारा जितना मजबूत है ना, ये उतना ही नाकाबिले एतबार भी है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हुआ। इन्होंने मुझे राब्ता करके हलफ ले लेकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से हमारी मुलाकात हो गई, उसके बेटे से मुलाकात हो गई, उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब मैंने एक कॉल कर दी है और आपको थोड़े दिनों में नजर आएगा पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद हो जाएंगी। हम पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, कि वो पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज्यादती बंद करे, मैंडेट का एहतराम करे, आज़ादी का एहतराम करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में जालिम रजीम के साथ खड़ा हो गया। वो जितना ताकतवर है उतना ही नाकाबिले एतबार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये धचका लग चुका है और अमेरिका में बेशुमार और लोगों को ये धचका लग चुका है। अब आसिम मुनीर साहब का तकिया अगर डोनाल्ड ट्रंप की ताकत के ऊपर है तो याद रखिएगा उनका जो इस वक्त सपोर्टर है वो बहुत ताकतवर जरूर है, लेकिन ये उतना ही नाकाबिले एतबार भी है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब की सूरत हाल ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के जनाजे इनके कंधों पर हैं और इन जनाजों को लेकर वो पांव घसीट घसीट के चल रहे हैं और पाकिस्तान नहीं चल पा रहा। ये आसिम मुनीर साहब ने बोझ उठाया हुआ है, फौज नहीं उठाया हुआ है। पूरी फौज जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब एक आर्मी चीफ एक हरकत करता है तो फिर फौज पूरी जिम्मेदार हो जाती है ना उसके लिए, क्योंकि वो एक इदारा है और बतौर इदारा वो अपने चीफ की हर हरकत को सपोर्ट करते हैं। देखिए ना, पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी करके मुस्तरद शुदा लोगों को लाकर इक्तदार में बैठा दिया आसिम मुनीर साहब ने। अब उनके सियासी जनाजों को कंधों पर उठा के पूरी फौज घसीट रही है और बदनामी फौज के खाते में पड़ रही है। सियासतदान तो हमेशा से ही बदनाम रहते हैं, हमेशा से ही उनके साथ ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन बतौर इदारा फौज को बहुत नुकसान हुआ है। जिन लोगों को लाकर बिठाया गया परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर उन्होंने टके का काम नहीं किया, यानी कोई थोड़ा सा भी काम वो कर लेते। उन्होंने सिर्फ सैर सपाटे किए, उन्होंने दुनिया घूमी, उन्होंने मौज मस्ती की, उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान के ऊपर कर्जे बढ़ते चले गए। अभी शहबाज शरीफ जाके चाइना में कह रहे हैं, देखें ये दो खबरें आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको कहानी कैसे समझ आएगी। शहबाज शरीफ चाइना जाकर चाइना में ये कह रहे हैं कि जनाब आपके यहां पे लेबर हो गई है महंगी, पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, आप अपनी इंडस्ट्री उठाएं और पाकिस्तान में ले आएं।
पाकिस्तान में लाकर आप इंडस्ट्री लगाएं, आपको सस्ती लेबर मिल जाएगी और हमें रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरह हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही खबर आती है जनाब बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा धमाका, दर्जनों लोग शहीद और बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए। अब मुझे बताएं कौन शहबाज शरीफ की बात सुनेगा? कोई पागल ही सुनेगा ना। और भी सरमायाकारी ऐसे नहीं आनी पाकिस्तान में, आपको चंद चीजें पाकिस्तान में इंश्योर करनी पड़ेंगी, फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। नंबर एक, पहली चीज आपको यह करनी पड़ेगी कि दहशतगर्दी को आपको जीरो करना पड़ेगा। जिस मुल्क में दहशतगर्दी का वाकया होता है वहां पे सरमायाकार नहीं जाता। वो ये नहीं देखता कि बलूचिस्तान की तरह है तो सिंध की तरह है, तो खैबर पख्तूनख्वा की तरह है तो पंजाब की तरह, वो नहीं देखता। वो ये देखता है कि जनाब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हुआ, मैं यहां सरमायाकारी नहीं लेकर जा रहा। नंबर एक, दहशतगर्दी जीरो करनी पड़ेगी। नंबर दो, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि आसिम मुनीर साहब अवाम के साथ जिद करना छोड़ें। जिसे अवाम मुंतखब करते हैं उन्हें हुकूमत करने दें और अपनी मर्जी के लोगों को लाकर कौम पे मुसल्लत ना करें, तो सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। ये होगी दो चीजें, फिर आपके मुल्क में सरमायाकारी आ गई। तीसरा, आपको हर हाल में पाकिस्तानियों के लिए आजादी इजहार राय, आजाद अदलिया और अमनो अमान के मामला बेहतर करने पड़ेंगे। अदलिया आजाद होगी तो लोग आएंगे ना पाकिस्तान में पैसा लेकर, यानी लोगों को इस बात के ऊपर एतबार हो जाएगा कि अगर हमें कोई